क्या हो जब चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 1 लाख लोगों की भीड़ जमा हो जाए? क्या ज्ञानेश कुमार या फिर ये कह लीजिए कि चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक ऐसी लामबंदी तैयार हो रही है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई? दोस्तों, चाहे संसद का सत्र हो या फिर सड़क पर वोट चोरी का आंदोलन हो, ऐसा हमने पिछले 4 से 5 महीने में देखा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कोई भी सवाल उठते हैं तो विपक्षी गठबंधनों के अपने अलग अलग मतभेद होते हैं, लेकिन वो तमाम मतभेद भुलाकर वो हर लिहाज से एक छाते के नीचे आ जाते हैं जब उन्हें चुनाव आयोग का विरोध करना है तो। लेकिन अब आने वाले वक्त में आप एक ऐसी लामबंदी देखेंगे जो आज से पहले आपने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ कभी नहीं देखी होगी। या फिर ये कह लें दोस्तों कि चुनाव आयोग के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी गठबंधन खड़ा करने वाला है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने अब सीधा सीधा धमकी देनी शुरू कर दी है, ये कहते हुए कि हम चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कुछ हजार नहीं बल्कि 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो 12 राज्यों में SIR है उसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानेश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया। ये बताता है कि SIR कितना बड़ा एक प्रोसीजर था। सोचिए, 12 राज्यों में SIR को लेकर ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिहार में SIR के लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और अगले दिन से SIR शुरू कर दिया गया। एक टाइम पर तो आप SIR को इतना बड़ा बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और दूसरी ओर जिस राज्य में आपने पहली बार SIR किया वहां आपने किस तरह से कितनी जल्दबाजी में इसको इंप्लीमेंट किया। चलिए आगे बढ़ता हूं, मेन खबर पे आता हूं। दरअसल SIR को लेकर जिन 12 राज्यों में SIR का ऐलान किया गया, विपक्षी गठबंधनों ने इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इसको लेकर बहुत ही सख्त रूप इख्तियार कर चुकी हैं। हालांकि ये भी दिलचस्प था कि इधर SIR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ममता बनर्जी को पता चल गया था और उधर उन्होंने बड़े लेवल पर अधिकारियों के तबादले कर दिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, 2 तारीख को, जी हां 2 नवंबर को एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला दी गई है। यानी आप कह सकते हैं कि विपक्ष के 3 मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री सीधा सीधा न केवल SIR बल्कि चुनाव आयोग को आंख में आंख डालकर जवाब देने के लिए अपने तरीके से तैयार है। और ये जवाब केवल पॉलिटिकल नहीं है कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर दिया, कानूनी भी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस धमकी की जो चुनाव आयोग को घेरने के लिए दी गई है। आप जानते हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी SIR का चुनाव आयोग का जबरदस्त तरीके से विरोध करते रहे। इनफैक्ट अभिषेक बनर्जी ने तो जब बिहार में SIR हुआ इसका ये कहकर विरोध किया था कि करिए, आप पूरे देश में SIR करिए, लेकिन उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उनको मत मानिए और इस लोकसभा को भंग कीजिए। क्यों? क्योंकि आप ही के वोटर ID कार्ड जो आपने बांटे, जो वोटर लिस्ट बनाई, उसी के जरिए, उसी के आधार पर ये चुनाव हुए लोकसभा के, उसी के आधार पर देश के PM बने हैं मोदी जी। और ये सारे सांसद जीत कर आए, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो। इसका मतलब आपकी वोटर लिस्ट खराब है। चुनाव जिसके आधार पर करवाए गए उसको आप नील करिए। और अब अभिषेक बनर्जी ने सीधा सीधा तेवर दिखाते हुए कह दिया है कि SIR मतदाता को मतदाता सूची से बाहर करने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने का एक तरीका है। अगर पश्चिम बंगाल में वाकई मतदाताओं के अधिकार छीने गए तो 1 लाख लोग नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जिस तरह की पार्टी है वो कर भी सकते हैं। दोस्तों, ये तो 1 लाख बोल रहे हैं, 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। आप याद कीजिए, पिछले लोकसभा के सत्र में कुछ सांसद तो कुछ गिने चुने होते हैं ना, कुछ सांसद, वो भी केवल विपक्ष के, सत्ता पक्ष के नहीं, सड़क पर उतर गए। उन्होंने संसद भवन से मार्च निकालने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर तक, क्या हालत हो गई थी दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस हाथ जोड़ रही थी सांसदों के सामने कि आगे मत बढ़िए। स्थितियां ये आ गई थी कि दिल्ली पुलिस को बीच रोड में ही सबको उठाकर बसों में भर के हिरासत में ले जाना पड़ गया था। ये तब है जब कुछ सांसद विपक्ष के उतरे थे। आप सोचिए, यहां अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे हैं कि SIR इस उद्देश्य के साथ चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में करवा रहा है कि कुछ नाम काटे जा सकते हैं तो वो भूल जाए। क्यों? क्योंकि 1 लाख हमारा जो वोटर है, जो 1 लाख हमारा समर्थक है, वो आपके दफ्तर के बाहर बैठ जाएगा। और तो और दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर एक ऑल पार्टी मीटिंग का भी ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, दोनों ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। दोनों ये राज्य है जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं और दोनों ही मुख्यमंत्री इसका विरोध करते हुए कह रहे हैं। सबके अपने अपने रीजन है। तो दोस्तों, बिहार में विपक्षी गठबंधन ने कहा था
यहाँ तक कि जेडीयू के सांसदों ने कहा था कि जिस वक्त एसआईआर कराया जा रहा है वहां बरसात का मौसम है, और वो होता भी। उत्तर भारत में दोस्तों बरसात का मौसम होता है, तो बड़े स्तर पर बिहार में न केवल पलायन होता है बरसात की वजह से, लोगों के घर और उनके पूरे इलाके को नुकसान भी होता है। उस वक्त एसआईआर करवा रहे हैं जब लोगों को घर बचाना मुश्किल होता है। दोस्तों यही वजह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी दी है, क्योंकि तमिलनाडु में क्या होता है, ये जो नवंबर का वक्त दिया गया है एसआईआर का तमिलनाडु में, दरअसल तमिलनाडु में जो वक्त है ये मॉनसून का होता है। तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध करते हुए 2 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर कहा है चुनाव से कुछ महीने पहले और खासकर नवंबर और दिसंबर के मॉनसून के महीनों में एसआईआर करना गंभीर कठिनाइयां लेकर आता है। जल्दबाजी और अस्पष्ट तरीके से एसआईआर करना नागरिकों के अधिकार को छीनने और भाजपा की मदद करने की चुनाव आयोग की एक साजिश के अलावा कुछ नहीं है। बिहार में बड़ी संख्या में महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और पारदर्शिता के अभाव में जनता के मन में गंभीर संदेह को जन्म दिया गया। अब चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह से तमिलनाडु में एसआईआर शुरू होगा। घोषणा के बाद हमने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया और उस आधार पर 2 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी ताकि आगे की रणनीति तय की जाए। इलेक्शन कमीशन का पूरा शेड्यूल भी आपके सामने रख देता हूं दोस्तों। 28 नवंबर से वैसे तो पूरा का पूरा काम शुरू हो चुका है, लेकिन 4 नवंबर से बेसिकली जो इनोवेशन फेजेज हैं, घर से घर घर तक जाने का वो काम शुरू हो जाएगा। तो ठीक उससे 2 दिन पहले 2 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई है। यानी आप कह सकते हैं कि आज से ठीक 3 दिन बाद एक बड़ी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर विपक्ष के तमाम गठबंधनों को यहां पर बुलाया गया। दिलचस्प ये है दोस्तों कि केरल के मुख्यमंत्री विजयन, जो कि ना भाजपाई है ना कांग्रेसी हैं, एन के स्टालिन की तरह, उन्होंने भी इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। उनके अपने रीजन है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, एन के स्टालिन और तमिलनाडु के जो सियासतदान हैं सत्ताधारी दल के, उनको इस बात की भी चिंता है कि ये जो पूरा का पूरा खेल तमिलनाडु में किया जा रहा है ये वहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हैं कि चेन्नई में, तमिलनाडु में बहुत ही बड़े लेवल पर उत्तर भारत के लोग श्रमिक के तौर पर काम करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा भी वहां आईटी सेक्टर में जॉब्स भी उत्तर भारत के लोग बड़े लेवल पर करते हैं। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप चेन्नई की ट्रेन देख लीजिए छठ के दौरान, जब वो बिहार की तरफ जाती हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े लेवल पर तमिलनाडु में पलायन करके यूपी बिहार के लोग आते हैं। जो सत्ताधारी दल है उनको ये डर है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की दरअसल तमिलनाडु में अपनी सियासत जमीन मजबूत करने की, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी ने बहुत प्रचार किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। दोस्तों तमिलनाडु की जो पार्टियां हैं, खासकर एन के स्टालिन की, उनको ये डर है कि दरअसल ये पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं एसआईआर के जरिए। वो श्रमिक यहाँ जो काम करने आते हैं और वो अपने अपने राज्यों के मूल निवासी है, वो अपने त्योहारों पर वापस भी घर जाते हैं। दरअसल उनको यहाँ का नागरिक बनाकर, यहाँ का वोटर आईडी कार्ड बांटकर ये पूरी की पूरी यहाँ की राजनीति बदल देंगे। क्योंकि अगर कोई पूर्वांचल का, यूपी बिहार का, उत्तर भारत का, जम्मू का, राजस्थान का बड़े लेवल पर वोटर तमिलनाडु में बन जाएगा तो वो तमिलनाडु के मुद्दों पर जाहिर तौर पर तमिलनाडु की पूरी राजनीति बदल जाएगी। आप ऐसे कह लीजिए कि तमिलनाडु का अगर कोई बहुत बड़ा चंक बिहार में चला जाता है, तो अगर आपको इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो आप दिल्ली में देख सकते हैं। मैं जब दिल्ली आया था आज से 18-19 साल पहले, दिल्ली में छठ को लेकर इतना बड़ा उत्साह नहीं देखा जाता था, लेकिन शीला दीक्षित के जमाने से धीरे धीरे उत्साह बढ़ा। अरविंद केजरीवाल के जमाने में तो वो उसका पारा पार हो गया और रेखा गुप्ता ने उसी को आगे बढ़ाया। क्यों? ऐसा नहीं है कि इनको बड़ी मोहब्बत है यूपी बिहार वालों से। यूपी बिहार के लोग दिल्ली में वोटर बन चुके हैं और ये डेमोग्राफी पिछले 25 सालों में बहुत बड़े लेवल पर बढ़ी है। उत्तराखंड के लोग बहुत बड़े लेवल पर दिल्ली के वोटर हैं। इसीलिए आप देखेंगे दोस्तों, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उनके कैंडिडेट्स में कोई ना कोई उस जाति से होता है जो उत्तराखंड में है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वोटर यहां पर है। क्योंकि ये डेमोग्राफी बदली, दिल्ली में बड़े लेवल पर पलायन हुआ, ठीक वही तमिलनाडु में हो रहा है। और तमिलनाडु की पार्टियों को यही डर है कि इसी का फायदा उठाकर बीजेपी अपने यहाँ फुटप्रिंट्स मजबूत करना चाहती है। दिलचस्प ये है दोस्तों, जब भी ऐसी कोई विरोध होता है इसमें बीजेपी कभी भी नहीं होती और उसके सहयोगी भी नहीं होते। बाकी आपका क्या सोचना है कि एसआईआर के पीछे चुनाव आयोग की क्या मंशा है? और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतिक्रिया जरूर दें।